नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों ये डेली हम लोग हिंदी की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, हिंदी की क्लास में साथियों हम लोग ये सिलेक्शन बैच में जो हिंदी की क्लास के लिए हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए स्पेशली सिलेक्शन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था। उसमें ये हम लोगों की 29 नंबर की क्लास है। 29 नंबर अर्थात साथियों 29 नंबर की ये क्लास है जिसमें हम लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं। और हिंदी में साथियों हम लोग आज अपने नए टॉपिक रस को समाप्त करने का काम करेंगे। साथियों यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ हिंदी में पढ़ लिया है। जैसे अगर बात करें इन तीनों के सिलेबस को हम लोगों ने टारगेट करते हुए साथियों अच्छे से हिंदी को पढ़ने का काम किया। स्पेशली किसी भी चीज़ के लिए हमें, चाहे यूपी टेट के लिए, चाहे सी टेट के लिए या तो सुपर टेट के लिए, स्पेशली हमें क्लास नहीं लेना है। मैं तीनों के सिलेबस को मर्ज किया, अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद साथियों हिंदी की क्लास आप लोगों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे। साथ ही साथ साथियों आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड बैच को साथियों सिलेक्शन बैच को लॉन्च किया, जिसमें हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास आप लोगों को बाल विकास की क्लास में देने का काम करता हूँ। दूसरी क्लास साथियों अभी ये आपकी हिंदी जाएगी और तीसरी क्लास एक और जाती है आप लोगों के लिए जो कि सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान में साथियों 2 सब्जेक्ट को मैंने शुरू किया, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री की और एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, जिसमें हिस्ट्री की क्लास 3 दिन चलती है, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास चलती है। साथियों वो क्लासें भी आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे मैं प्रत्येक दिन देता हूं। हिंदी में साथियों लगभग हम लोग 60 से 70% अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को पूरा कर लिए हैं। हिंदी में हम लोगों ने साथियों हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ उससे हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ साथियों हिंदी व्याकरण को पढ़ने का काम किया हम लोग। शब्द विचार पढ़े साथियों। पर्यायवाची का टॉपिक अभी बाकी है, उसे हम लोग किसी 2, 3, 4 क्लासों में इम्पोर्टेंट बार बार जो रिपीट किए गए पर्यायवाची हैं उन्हें भी, और कुछ मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा पर्यायवाची मैं यहाँ पे करवाऊंगा। साथियों लगभग 10 क्लास पर्यायवाची की मैं दूंगा, जिसमें 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी पर्यायवाची हमारी क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये आप जानिए। दूसरी बात साथियों अगर बात करें तो हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय को भी जाना। उपसर्ग और प्रत्यय को भी हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा। साथ ही साथ साथियों हम लोगों ने संधि पढ़ा, समास पढ़े और अलंकार भी पढ़ने का काम किया। आज की क्लास में साथियों हम लोग रस को पढ़ने का काम करेंगे, उसके बाद छंद पढ़ेंगे। ठीक, लगभग आपका 60 से 70% टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं साथियों उन लोगों को हम लोग अपनी क्लासों में पूरा कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग साथियों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ पे करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों हम लोग आज अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, रस टॉपिक को पढ़ेंगे। रस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को लेते हुए। तो साथियों हम लोग रस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रस क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रस किसी चीज़ का रस अर्थात किसी चीज़ का आनंद, किसी चीज़ का क्या, आनंद। तो साथियों रस क्या होता है हम लोग लिखेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ लिखिए, हम आपको बताएं। सॉरी, पहले ही साला मिस्टेक हो रहा है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से होता है साथियों। किससे, आनंद की अनुभूति से। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से होता है या आनंद क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, आनंद होता है। साथियों काव्यों को पढ़ने या सुनने के लिए जिस आनंद की अनुभूति होती है, किसे, काव्यों को पढ़ने के लिए या तो सुनने के लिए साथियों जिस रस की क्या, जिस आनंद की साथियों अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्यों को साथियों पढ़ने के लिए तथा सुनने के लिए जिस आनंद की अनुभूति हम लोग करना चाहते हैं उसी को हम लोग रस कहने का काम करते हैं। साथियों पाठक रस की अगर बात करें तो पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही
विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। क्या होता है इसके अंतर्गत, रस के अंतर्गत क्या होता है साथियों? पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित जो अस्थाई भाव होता है, पाठक या पढ़ने वाला, या तो फिर साथियों श्रोता या सुनने वाला, पढ़ने वाला, पाठक, श्रोता अर्थात सुनने वाले के हृदय में साथियों जो स्थित होता है कौन सा? अस्थाई भाव। जो अस्थाई स्थिर रूप से साथियों जो अस्थाई भाव होता है वो विभावादित से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत होता है, इसी को रस कहते हैं। साथियों रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? रस को लिखिए यहाँ पे, काव्य की आत्मा या तो साथियों प्राण तत्व कहा गया है। कहा या माना जाता है। रस को साथियों क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा या तो प्राण तत्व माना जाता है। ठीक साथियों, साथियों रस के कुछ अवयव होते हैं, अर्थात रस के कुछ भेद या अंग होते हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। रस के साथियों क्या होते हैं? कुछ भेद या अवयव या तो अंग होते हैं। तो साथियों रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। कितने? रस के 4 अंग या तो अवयव रस के साथियों 4 क्या होते हैं? अवयव होते हैं। कौन कौन से? होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? पहला होता है अस्थाई भाव। क्या होता है साथियों? अस्थाई भाव। विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभव करने वाला अनुभाव, और संचारी भाव जो संचार करता है। संचारी भाव को साथियों हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, या व्यभिचारी सिर्फ लिख लीजिए। संचारी भाव को साथियों क्या कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं। रस के साथियों 4 अंग या अवयव होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव होता है, तीसरा अनुभाव, और चौथा संचारी भाव या तो फिर संचारी भाव या तो फिर साथियों व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक, तो अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साथियों, तो मनुष्य के हृदय में संस्कार या वासना के रूप में जो मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहने वाले भावों को ही अस्थाई भाव कहते हैं। किसे कहते हैं? मनुष्य के हृदय में संस्कार या वासना के रूप में, मनुष्य के हृदय में साथियों संस्कार या वासना के रूप में जो भाव पहले से विद्यमान रहते हैं उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अस्थाई रूप से। कैसे? अस्थाई रूप से। तो इसे हम लोग लिखेंगे साथियों, अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है साथियों? प्रधान भाव होता है। क्या होता है प्रधान भाव? प्रधान भाव साथियों वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंच सकता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थाई भाव की संख्या साथियों 9 मानी गई है। अस्थाई भाव की संख्या भी साथियों कितनी? 9 मानी गई है। लिखिए इसे, अस्थाई भाव की संख्या भी
9 मानी गई है। अस्थाई भाव की संख्या भी साथियों कितनी? 9 माने जाने का काम किया गया है। साथियों अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है। इसका मतलब यह है कि रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। इन्हें साथियों क्या कहा जाता है? इन्हें नवरस भी कहा जाता है। नवरस भी कहे जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, मूलतः साथियों 9 रस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों कैसे वात्सल्य व भगवत विषय रति को अस्थाई भाव की मान्यता भी दी। इस प्रकार साथियों अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच गई तथा तदनुसार रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच चुकी है। साथियों इसमें बाद में आचार्यों ने 2 रसों को और भी जोड़ दिया, 2 रस और जोड़े, जो कि टोटल कुल मिला के कितने? 11 रस कहे जाते हैं। ये 2 रस की अगर बात करें तो 2 रस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं साथियों, जिसका नाम है वात्सल्य, पहला है वात्सल्य, और एक और है दूसरा जिसका नाम है भगवत विषयक, भगवत विषयक। ये साथियों बाद में 2 और रसों को आचार्यों ने जोड़ा और पहले 9 रस बताए गए थे। ये 9 रस कौन कौन से होते हैं अगर हम लोग बात करें साथियों, तो ये 9 रस होते हैं। पहला होता है रति, कौन सा? पहला होता है रति। दूसरा होता है साथियों हास, उत्साह, शोक। पांचवा होता है साथियों क्रोध, जुगुप्सा, या तो इसी को साथियों घृणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणा। और 7वां होता है साथियों जिसे विस्मय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय। और 8वां होता है विस्मय, उसके बाद भय। और 9वां होता है जिसका नाम है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। ये साथियों 9 अस्थाई भाव हुआ करते हैं। अब अगर साथियों प्रत्येक के अगर अर्थ की बात करें, किसकी? प्रत्येक के अगर हम अर्थ की बात करें साथियों, जैसे रति का क्या मतलब होता है, हास्य का क्या मतलब होता है, ठीक साथियों, और उत्साह का क्या मतलब होता है, जैसे हम बात करें शोक का क्या अर्थ होता है, क्रोध का क्या अर्थ होता है, घृणा क्या होता है, विस्मय क्या होता है, भय क्या होता है, और निर्वेद क्या होता है। तो साथियों रति के अगर बात करें तो इसमें श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। रति के अंतर्गत कैसा? श्रृंगार रस की भावना उत्पन्न होती है। हास्य की बात करें तो हास्य के अंतर्गत साथियों हास्य की भावना उत्पन्न होती है। किसकी? हास्य की भावना उत्पन्न होती है। उत्साह के अंतर्गत बात करें तो उत्साह के अंतर्गत साथियों वीर रस की भावना उत्पन्न होती है। शोक की बात करें साथियों तो इसमें करुण रस उत्पन्न होता है। कैसा? करुण रस इसमें उत्पन्न होता है। और क्रोध की अगर बात करें साथियों तो इसमें रौद्र रस उत्पन्न होता है। कौन सा? रौद्र रस इसके अंतर्गत उत्पन्न होता है। और जुगुप्सा या तो घृणा की अगर बात करें तो इसमें विभत्स रस उत्पन्न होता है। विभत्स रस उत्पन्न होता है। और साथियों विस्मय की बात करें तो यह अद्भुत रस, कौन सा? अद्भुत रस उत्पन्न होता है। भय की अगर बात करें साथियों तो इसमें भयानक रस उत्पन्न होता है। भयानक रस उत्पन्न होता है। और निर्वेद का अगर बात करें तो निर्वेद में साथियों शांत रस उत्पन्न होता है। क्या? शांत रस व्याप्त होता है या तो उत्पन्न होता है। रति के अंतर्गत श्रृंगार रस, हास्य के अंतर्गत हास्य रस, उत्साह के अंतर्गत वीर रस, शोक के अंतर्गत करुण रस, क्रोध के अंतर्गत रौद्र रस,
जुगुप्सा या घृणा के अंतर्गत विभत्स रस, विस्मय के अंतर्गत अद्भुत रस, भय के अंतर्गत भयानक, निर्वेद के अंतर्गत शांत, ये सभी होते हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग एक एक की अगर बात करें साथियों, तो रति के अंतर्गत अगर बात करें, यहाँ पे हम इस सारी चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट करिएगा, मैं एक एक करके इसे समझाता हूँ, एक एक लाइन में लिखते हुए, एक एक लाइन में मैं लिखते हुए इसे आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा डीपली। हम लोग साथियों अगर रति की बात करें, तो रति में बात करें साथियों, तो इसमें स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाला प्रेमपूर्ण, रति की अगर बात करें तो लिख लीजिए थोड़ा डीपली, स्त्री और पुरुष का, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाला एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाला प्रेमपूर्ण उत्पन्न होने वाला प्रेमपूर्ण अनुराग, प्रेमपूर्ण अनुराग रति अस्थाई भाव को जन्म देता है, रति अस्थाई भाव को जन्म देता है, जन्म देता है। साथियों रति की अगर बात करें तो रति रस के अंतर्गत स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति जो उत्पन्न होने वाला प्रेमपूर्ण अनुराग होता है, वह क्या होता है साथियों, रति अस्थाई भाव को जन्म देने का काम करता है। अगली बात करें साथियों अगर हम लोग हास की, अगली बात करें हम लोग हास रस की, तो हास रस के अंतर्गत बात करें साथियों, तो इसमें किसी व्यक्ति के रंग रूप वाणी, किसी व्यक्ति के रंग रूप वाणी, किसी व्यक्ति के रंग रूप वाणी एवं अंगों के विकारों को देखकर अंगों के विकारों को देखकर अंगों के विकारों को देखकर उत्पन्न होने वाला भाव होने वाला भाव होने वाला भाव साथियों क्या होता है, हास कहलाता है, हास कहलाता है। हास क्या होता है साथियों, किसी व्यक्ति का रंग हो, रूप हो, वाणी हो, या तो अंगों का, शरीर के जो अन्य अंग होते हैं उनका जो विकार अर्थात परिवर्तन, मैं बताया था विकार का मतलब परिवर्तन, उन परिवर्तनों को देखकर जो उत्पन्न, जो भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हास कहते हैं। ठीक साथियों, उसी को क्या कहा जाता है, हास कहते हैं। किसी व्यक्ति का रंग देखकर, रूप देखकर, वाणी देखकर, या तो शरीर के जो अन्य अंग हैं साथियों, उन अंगों के विकार को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। अगली बात करें साथियों हम लोग उत्साह की, उत्साह क्या होता है, उत्साह की बात करें साथियों तो मन की ऐसी उल्लासपूर्ण वृत्ति, मन की ऐसी उल्लासपूर्ण
वृत्ति मन की ऐसी उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके कारण मनुष्य किसी कार्य को करने में, जिसके कारण मनुष्य किसी कार्य को तेजी से करने के लिए तैयार होता है, मनुष्य किसी कार्य को तेजी से करने के लिए तैयार होता है, उसी को साथियों क्या कहते हैं? वह उत्साह कहलाता है। तैयार होता है तो वह उत्साह कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्साह कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो वह उत्साह के भाव को जन्म देने का काम करता है। अगली बात करेंगे साथियों हम लोग किसकी? शोक की। अगली बात हम लोग करेंगे शोक की। ठीक साथियों, अगली बात साथियों हम शोक की करेंगे। शोक की अगर बात करें साथियों, किसी प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के नाश के कारण, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के साथियों नाश के कारण उत्पन्न होने वाली साथियों हृदय की व्याकुलता को शोक कहा जाता है। अगली बात करें साथियों 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे क्रोध की। क्रोध की बात करें साथियों तो किसी अपराध, विवाद या अपमान को या अपमान हो जाने की वजह से उत्पन्न होने वाले मनोविकार को क्रोध कहते हैं। क्रोध कहते हैं। किसी अपराध के कारण विवाद या अपमान हो जाने की वजह से उत्पन्न होने वाला जो मनोविकार होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। 6वें नंबर पे बात करें साथियों तो आता है भय। किसी डरावनी वस्तु को देखने या उसके विषय में सुनने से
सुनने से, उसके विषय में साथियों सुनने से मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, वही क्या होता है साथियों, भय होता है। किसी डरावनी वस्तु को देखने या उसके विषय में सुनने से मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, भय कहते हैं। 7वें नंबर पे साथियों हम बात करेंगे आश्चर्य की। किसी अचंभित करने वाली साथियों व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में आश्चर्य का भाव जागृत होता है। साथियों हम लोग आश्चर्य की बात कर लिए। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे जुगुप्सा किसे कहते हैं। जुगुप्सा क्या होता है? जुगुप्सा क्या होता है, जिसे हम लोग घृणा भी कहते हैं। तो साथियों किसी घृणित वस्तु के विषय में सोचने किसी घृणित वस्तु के विषय में सोचने या देखने से जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। अगली और अंतिम बात करेंगे साथियों हम लोग निर्वेद की। निर्वेद क्या होता है? निर्वेद की बात करें साथियों, इस क्षण भंगुर संसार के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति करने का भाव वैराग्य की उत्पत्ति करने का भाव निर्वेद कहलाता है। निर्वेद किसे कहते हैं साथियों? इस क्षण भंगुर संसार के प्रति वैराग्य, अर्थात वैराग्य का मतलब संसार की सारी चीज़ों को छोड़कर जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में जाकर सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करने में लीन हो जाना, या तो भक्तिमय हो जाना। इस भाव की उत्पत्ति के भाव को ही क्या कहते हैं साथियों? निर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वेद के भाव को कहते हैं। हम लोगों ने अस्थाई भाव के भेदों के बारे में जाना। किसे? अस्थाई भाव के भेदों के बारे में जाना। हम लोगों ने पढ़ा साथियों कि अस्थाई भाव के कितने 9 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला रति, दूसरा हास, तीसरा उत्साह, चौथा शोक, 5वां क्रोध, 6वां भय, 7वां आश्चर्य, 8वां जुगुप्सा, 9वां निर्वेद। सभी क्या क्या होते हैं? रति क्या होता है, हास क्या होता है, उत्साह, इसे भी हम लोगों ने जाना। तो क्या जाना कि रति क्या होता है साथियों? स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाला
प्रेम पूर्ण अनुराग रति अस्थाई भाव को जन्म देने का काम करता है। हास्य की बात करें साथियों, किसी व्यक्ति का रंग देखकर, रूप देखकर, वाणी देखकर या उसके किसी अंग के अन्य विकार को देखकर अर्थात बदलाव को देखकर जो अंदर से हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अंदर से हंसी का भाव उत्पन्न होता है इसी को क्या कहा गया? हास्य कहा गया। अगली बात करें साथियों अगर हम लोग उत्साह की, किसकी बात करें? उत्साह की। तो साथियों मन की ऐसी उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके कारण मनुष्य किसी कार्य को तेजी से करने के लिए तैयार हो, किसी कार्य को तेजी से करने के लिए तैयार हो साथियों, तो वह क्या होता है? उत्साह कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? उत्साह कहलाता है। शोक की अगर बात करें तो किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के नाश अर्थात खराब होने, नष्ट होने, ठीक साथियों, नुकसान होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो हृदय की व्याकुलता होती है, हृदय की बेचैनी होती है, ठीक साथियों, हृदय क्या होता है? व्याकुल होता है, बेचैनी होती है, हृदय दुखी होता है, उसी को क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। अगली बात करें साथियों क्रोध की, तो किसी अपराध, विवाद या अपमान हो जाने की वजह से, कोई अपराध हो जाए, विवाद हो जाए, कोई अपमान हो जाए, तो इसके हो जाने के वजह से साथियों जो मनोविकार उत्पन्न होता है, मन का जो परिवर्तन उत्पन्न होता है साथियों, उसी को क्या कहते हैं? क्रोध कहने का काम करते हैं। अगला ही बात साथियों भय की है, तो किसी डरावनी वस्तु को देखने या उसके विषय में सुनने, किसी डरावनी वस्तु को देखना या तो उसके विषय में सुनना, जानना, इन सारी चीज़ों को करने से साथियों मन में क्या जो भय का भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को भय कहते हैं। अगली बात साथियों हम लोग आश्चर्य की करें, तो किसी अचंभित करने वाले व्यक्ति को, किसी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल कभी देखा ही ना हो, आश्चर्यजनक रूप से, जैसे कभी सपने उपने में लोगों को दिख जाता होगा, तो किसी अचंभित करने वाले व्यक्ति या वस्तु, कोई ऐसी वस्तु भी दिख जाए जो कभी आपने देखा ना हो, अचंभित करने वाली चीज़ें, जैसे कभी आप लोग बात करना, अरे ये चीज़ ये क्या है, मैंने तो कभी इसे देखा नहीं, क्या है? तो वही चीज़ अचंभित करने वाले व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है वही आश्चर्य कहलाता है। जुगुप्सा अर्थात जिसे हम लोग घृणा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जुगुप्सा अर्थात घृणा। तो किसी घृणित वस्तु के विषय में सोचने या देखने से जुगुप्सा का भाव या घृणा का भाव जो उत्पन्न होता है वही घृणा कहलाता है। निर्वेद की बात करें तो साथियों इस क्षण भंगुर संसार से, ये जो हमारा क्षण भंगुर संसार है, इस संसार के प्रति साथियों वैराग्य की जो उत्पत्ति होती है, कभी कभी ऐसा उत्पन्न होता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं जंगल में, पहाड़ में, एकांत में ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई न मिले, न बोले, न बात करे, न कुछ हो, कोई किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब न हो, वैराग्य ले लें साथियों। तो वही जो वैराग्य की उत्पन्न होने वाली भावना होती है उसी को निर्वेद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं साथियों? निर्वेद कहने का काम कहते हैं। अब अगली बात जाने साथियों विभाव क्या होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि विभाव क्या होता है। हम लोगों ने रस के 4 अवयव को पढ़ा, तो हम लोगों ने सबसे पहले अस्थाई भाव को जान लिया। अब दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि विभाव क्या होता है। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विभाव क्या होता है। नोट न किए हो तो नोट कर लीजिए, ऊपर का मैं मिटा के शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना और नीचे की चीज़ें आप लोग नोट करते रहिए। वैसे सब चीज़ें समझने वाली हैं, मैं तो लिख के सिर्फ इसलिए बता दिया कि थ्योरी की डीपली क्लास चल रही है तो मैं लिख ही देता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। दूसरी बात हम लोग जानेंगे साथियों कि विभाव क्या होता है। विभाव की अगर बात करें साथियों हम लोग, तो अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। अस्थाई भावों के जो उद्बोधक कारण होते हैं साथियों उसी को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। साथियों विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। लिखिए साथियों विभाव क्या होता है।
जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां जो व्यक्ति वस्तु या तो फिर साथियों परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं, उद्दीप्त या जागृत करती हैं, जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। साथियों जो व्यक्ति के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को जागृत करते हैं और रस की प्रतीत कराते हैं वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के साथियों दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। इसके क्या होते हैं साथियों? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है साथियों अविलंबन विभाव। क्या होता है? पहला होता आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। और दूसरा होता है साथियों जिसे हम लोग कहते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब हम लोगों को जानना चाहिए साथियों कि आलंबन विभाव क्या होता है। इसे आप लोग नोट कर लिए हैं। हम लोग जानेंगे साथियों कि आलंबन विभाव क्या होता है। तो साथियों जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के कारण व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होता है, लिखिए आलंबन विभाव, हेडिंग डालिए आलंबन विभाव। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के कारण जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के कारण व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होता है, अस्थायी भाव जागृत होता है साथियों, उसे क्या आलंबन विभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत साथियों क्या आता है? जैसे इसके अंतर्गत नायक और नायिका आलंबन विभाव है, जिन्हें देखकर अस्थायी रति जागृत होती है। साथियों लाइट चली गई, ठीक है। क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और इसके बाद से हम अब आगे की अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ठीक, और साथ ही साथ साथियों आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।